कैश फ्लो सिर्फ दो चीज को दिखाता है आपको, कितने से कैश आया, कैश इन फ्लो। दूसरा क्या इसको दिखाता है, कैश आउट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। सबको समझ में आ गया, कैश इन फ्लो, कैश आउट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए कैश फ्लो जो होता है कंपनी में या एनी इंस्टीट्यूशन में जनरली 3 जगह से हो सकता है। कैश फ्लो जनरली कितने जगह से हो सकता है, 3 जगह से हो सकता है। देखिए कैश चाहे इन फ्लो हो या कैश आउट फ्लो, कितने जगह से आपका हो सकता है, 3 जगह से कैश आउट फ्लो या इन फ्लो हो सकता है। एक आपका जो हो सकता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को किसको बोलते हैं। चाहे तो बिजनेस में रुपया आएगा, नहीं तो बिजनेस में रुपया क्या होगा, जाएगा। चाहे तो बिजनेस में हो सकता है, नहीं तो दूसरा किसको हो सकता है आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, हर आदमी बिजनेस के अलावा भी बहुत सा काम करता है। जैसे आपका बिजनेस भी है, आपका 3-4 बिल्डिंग भी है, तो वहाँ से आपका रेंट आ गया, तो वो भी इनकम हुआ ना। आपके बिजनेस के अलावा आप बैंक में भी अच्छा खासा पैसा रखें, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आ गया। बैंक के अलावा कंपनी का बहुत सा आप शेयर भी खरीद लिए हैं, कंपनी का क्या खरीद लिए हैं, शेयर खरीद लिए, वहाँ से कुछ डिविडेंड आ गया, कुछ इंटरेस्ट आ गया। डिवेंचर खरीदे हैं तो कुछ इंटरेस्ट आ गया, समझ आ गया। तो ये आपका किससे रिलेटेड आता है, लॉन्ग टर्म एसेट से। इसके अलावा होता है फिनेंशियल एक्टिविटी। इसके अलावा क्या होता है आपका, फिनेंशियल एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है, इट इज रिलेटेड विथ लॉन्ग टर्म फिनांस। ये किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म फिनांस। जैसे कंपनी में लॉन्ग टर्म फिनांस से भी रुपया आता है। जैसे जब बहुत बड़े अमाउंट में रुपए की जरूरी हो गया, कंपनी का शेयर इशू कर दिए, कंपनी का डिवेंचर इशू कर दिए, बैंक से लोने ले लिए लंबे समय के लिए। तो देखिए 3 जगह से रुपया आएगा या नहीं तो 3 जगह पर रुपया क्या होगा, जाएगा। चाहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को। जैसे कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, रेंट पेड, कमीशन पेड, समझ आ गया, सैलरी पेड, स्टाफ को जो खर्च किए, ये सब किस में हो गया, समझ आ गया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है। जैसे परचेज अ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीद लिया, सेल्स अ बिल्डिंग, समझ आ गया, रेंट रिसीव। ये कन्फ्यूजन होगा, अभी देखो बताएंगे। रेंट पेड होता है तो इसमें जाता है, और रेंट रिसीव होता है तो इसमें। क्योंकि बिल्डिंग है तो रेंट आएगा। अब मान लें कि हम कोचिंग खोले हैं रेंट पर लेके, तो हमको तो रेंट क्या होता होगा, जाता होगा। तो ये लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड होता है। कि किससे रिलेटेड आपका होता है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड आपका होता है, समझ आ गया। जैसे हमने बिल्डिंग, परचेज अ बिल्डिंग, सेल्स अ बिल्डिंग, समझ आ गया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, समझ आ गया, ये इससे रिलेटेड होता है। ये कंपनी से रिलेटेड आता है, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन टेकन, रिफंड ऑफ शेयर, रिफंड ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसमें भी कंफ्यूजन होगा, डिविडेंड रिसीव रहेगा तो इसमें, रिसीव रहेगा तो इसमें, लेकिन यदि डिविडेंड पेड रहेगा तो, समझ आ गया। यही बहुत बार कंफ्यूजन आपको डालेगा। इंटरेस्ट रिसीव रहेगा तो इसमें, लेकिन यही जब इंटरेस्ट पेड रहेगा तो, ये कन्फ्यूजन वाला सब टॉपिक रहता है। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव कब होगा, जब किसी कंपनी के बैंके में रुपया जमा कर दिए तो इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लिए तो इंटरेस्ट आएगा, समझ आ गया। यहाँ पर तो कंपनी इंटरेस्ट देती है, यहाँ पर तो कंपनी लोन लिया तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, समझ आ गया। तो 3 जगह से चाहे तो रुपया आता है या नहीं तो चाहे तो रुपया जाता है। चलिए तीनों एक्टिविटी फटाफट उतार लीजिए। तो आप लोग का A6 क्या है, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग किसको है, आप लोग तो पढ़ भी रहे हैं, बताएंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हम बताए थे, आप लोग को पहले बताएं कि डिप्रिसिएशन के सिंपल मतलब होता है एसेट के वैल्यू में क्या होना। डिप्रिसिएशन कोई आपको पूछे ना क्या होता है तो उसको सिंपल बोलना, एसेट के वैल्यू में क्या हो जाना, डिक्रीज होना। और डिक्रीज जनरली 2 कारणों से होता है, यूज करने के कारण और पासेस ऑफ टाइम के कारण। समझा, जैसे हमने टेबल खरीदा, हम जैसे जैसे टेबल को यूज करेंगे
उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। समझा? तो जितना रुपये से टेबल का वैल्यू घट गया उसको डिप्रिसिएशन बोलेंगे। द डिप्रिसिएशन इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज ऑफ पासेस ऑफ टाइम। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे कंटिन्यू कोई एसेट के यूज करते हैं ना तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जाता है घटते जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन सबको समझ में आ गया ना। तो देखिए ये आपको यही कहता है कि अलग अलग एसेट पर अलग अलग डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। जनरली देखो अभी लिखवाएंगे कि जिस एसेट का, सुनना, जिस एसेट का यदि लाइफ शॉर्ट होगा, जिस एसेट का लाइफ यदि क्या होगा, शॉर्ट होगा, उस पर क्या लगता है जनरली, उस पर जनरली जो लगता है हाई रेट ऑफ, उस पर जनरली क्या लगता है आपका, हाई रेट ऑफ। जिस एसेट का यदि लाइफ जनरली कम हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर हम लोग कितना डिप्रिसिएशन लगाते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट। समझा? 20% 50% तक ले लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कोई भरोसा नहीं है। अभी रिकॉर्डिंग चले 2 मिनट में रुक गया तो उसका काम है समाप्त हो गया। हो भी सकता है कि यूज हो या ना हो। तो देखो जिस एसेट का जनरली लाइफ कम होता है उस पर डिप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, लेकिन जिस एसेट का लाइफ जनरली क्या होता है, जिसका लाइफ जनरली क्या होता है, लॉन्ग होता है, तो उस पर जनरली क्या लगता है, लो रेट ऑफ क्या लगता है आपका, डिप्रिसिएशन लगता है। जैसे मान लें कि आगे हम बताएंगे एक एग्जांपल, इनकम टैक्स में आप लोग देखिए पढ़ाएंगे, रेसिडेंशियल हाउस, इस पर 5% सिर्फ लगता है। कितना लगता है, क्योंकि घर का लाइफ बहुत लंबा होता है, इसका लाइफ क्या होता है, बहुत लॉन्ग लाइफ होता है। तो जनरली समझ में आ गया, जिस एसेट का लाइफ ज़्यादा हो उस पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कम होता है, लेकिन जिसका लाइफ कम हो तो उस पर डिप्रिसिएशन का रेट क्या होता है आपका, हाई होता है। आगे देखिए हम 6-7 को डिप्रिसिएशन का रेट है। ये मेन पॉपुलर जो होता है ना, वो 2 मेथड है जो पॉपुलर है, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा कौन है, WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा होता है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जनरली किस पर लगाया जाता है, वैसा ऐसे जिसका कॉस्ट कम हो, रिपेयर के कम जरूरी हो, और जिसका लाइफ जनरली क्या हो, कम। ये किस पर लगाया जाता है, हाईली कॉस्टली एसेट के ऊपर। जनरली इनकम टैक्स किसको प्रीफर करता है, इनकम टैक्स किसको प्रीफर करता है, समझ आ गया। अब ये एक्सपेंस होता है, जनरली इसको कैपिटल एक्सपेंस या लॉस के रूप में माना जाता है। प्रत्येक बिजनेसमैन को अलाउ होता है कि जितना भी डिप्रिसिएशन हुआ उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाकर डेबिट करे। एक लास्ट पॉइंट, डिप्रिसिएशन केवल किस पर निकलता है, केवल फिक्स एसेट पर। केवल किस पर निकलता है, फिक्स, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग है सब, लेकिन फिक्स एसेट में केवल किसको छोड़कर, लैंड को, इस पर कभी भी डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है, माने इस पर डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है। ये सभी को समझ में आ गया, केवल किस पर निकालेंगे, फिक्स एसेट पर। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए साची। कोई दिक्कत है, आपको बोलेगा ये एक्सप्लेन करने के लिए, तो इतना हमने बताया उतना एक्सप्लेन करना। चलिए आने वाला जो सिलेबस था ना, उसमें बीकॉम 3rd ईयर में कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर था। उसमें क्या था आपका, बीकॉम 3rd ईयर में कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है। इस बार सेमेस्टर देखिए, सेमेस्टर 7 या 8 में रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिएगा, अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन मतलब तब जान ही रहे नहीं मान, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब तब जान ही रहे। जैसे सुन लो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है, चाहे तो 1 साल से कम के लिए या नहीं तो 1 साल से ज़्यादा के लिए। जैसे हमने रोड बनाने, जैसे देखना यहाँ पर ब्रिज बनाने के कॉन्ट्रैक्ट है 5-6 साल के। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है कितने साल के, 5-6 साल के। कोई आदमी अपार्टमेंट बनाने के, बोलिए बोलिए, हम अभी 2 मिनट बता रहे हैं, 2 मिनट, आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा, 2 मिनट। देखिएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के काउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज बनता है तो 10 साल लग जाता है, 15 साल। बड़े बड़े जो नेशनल हाईवे बनता है ना, तो 15 साल काम में लगने रह जाता है। तो देखना, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ये किसको एक्सप्लेन करता है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो क्या माने कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट लिए 10 साल के लिए, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों के लिए लिया, 10 सालों के लिए, तो क्या जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा
क्या जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक प्रॉफिट निकलेगा या नहीं निकलेगा? मान लें कि जब तक हम काम कंप्लीट नहीं कर दिए तब तक प्रॉफिट निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलता है प्रत्येक साल, निकलता है प्रत्येक साल। मान लेते हैं कि हमने 10 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो काम हो या नहीं हो, प्रत्येक साल कैलकुलेट होता है प्रॉफिट, प्रत्येक साल कैलकुलेट होता है। किसके आधार पर बोला जाए, किसके आधार पर प्रॉफिट निकलता है? वर्क, किसके आधार पर कैलकुलेट होता है प्रॉफिट? वर्क सर्टिफाइड। वर्क किसके आधार पर कैलकुलेट होता है? वर्क सर्टिफाइड। जैसे मान लेते हैं आप ये कॉन्ट्रैक्ट लिए कि पटना से लेके आरा तक हम रोड बनाएंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पटना से लेकर आपने बीटा तक रोड बना दिया, पटना से लेके आपने कहाँ तक बना दिया? बीटा तक। लेकिन इंजीनियर गया, ध्यान से सुनना, आपने आया तक ले कॉन्टैक्ट किया लेकिन अभी पूरा बनाए नहीं है, अभी पटना से लेके कहाँ तक बना है। लेकिन इंजीनियर तुरंत पैसा थोड़ी ही मिल जाता है, वेरीफाइड होता है ना, समझ आ गया ना। देखिएगा, इंजीनियर गया और जांच करना शुरू किया। इंजीनियर पटना से जांच करते गया दानापुर तक ले जांच किया तो लगा कि हाँ बहुत अच्छा काम किए, दानापुर तक वेल मेंटेन है, तो इसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। इसको क्या बोलेंगे? वर्क सर्टिफाइड। इसको क्या बोलेंगे? वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ तक भी आप काम कर चुके हैं, काम आपने पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, लेकिन ये वाला काम कोई इंजीनियर बोला कि नहीं, इसमें आपने गिट्टी का कम उपयोग किया, मटेरियल का उपयोग कम है, इसको हम ओके नहीं करेंगे, इसको और मरम्मत करो तब हम सर्टिफाइड कहेंगे। इसका सर्टिफिकेट मिल गया, इसका सर्टिफिकेट क्या हो गया? पटना से लेकर दानापुर के काम को सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन ये वाला भी रोड बन चुका है, लेकिन इंजीनियर अभी तक ले सर्टिफिकेट नहीं दिया। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर को सुने होंगे, क्या कहें भाई पैसे फंस गया, काम तो रोड तो बना दिए, कहाँ पैसा मिला हमको। इंजीनियर क्या कहें उसको, आया सर्टिफाई नहीं किया, अब देखिए उससे मिलना होगा, कुछ इधर उधर कहना होगा तो पैसा, समझ आ गया। तो पैसा किसके, प्रॉफिट किसके आधार पर कैलकुलेट होता है? वो एक्सेट। अब इस पर कुछ मटेरियल कमी है, उसको पूरा करेगा तो वह एक सर्टिफाइड होगा, उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। तो प्रत्येक साल निकलता है प्रॉफिट इसमें, किसके आधार पर? इस साल कितना इंजीनियर के द्वारा सर्टिफाइड हुआ, अगला साल इंजीनियर के द्वारा कितना सर्टिफाइड हुआ, अगला साल कितना सर्टिफाइड हुआ। ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ में आ गया ना। देखिए लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप लोग तो जान ही रहे हैं, सुन लेना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है? एक एग्री प्राइस होता है। एग्री मतलब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, दो आदमी होता है। कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलते हैं? जो ठेकेदार को, और कॉन्ट्रैक्टी किसको बोलते हैं? मालिक को, जिसके लिए काम हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दो तरह से डिसाइडेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे डिसाइडेड होता है? दो तरह। एक जो डिसाइड होता है ना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बाई एग्रीमेंट के द्वारा। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? दोनों कॉन्ट्रैक्टर मिलकर, सुनते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर मिलकर डिसाइड कर लिया, मान लो कि हम ही को बिल्डिंग बनाना है, तो कॉन्ट्रैक्टर आया बोला कि सर हम 10 लाख रुपया लेंगे, हम पूरा बिल्डिंग आपको पूरा फिनिशिंग करके आपका हाथ में दे देंगे। समझ आ गया? इसका मतलब हाथ में का मतलब बिल्डिंग उठा के नहीं, उसका पूरा वीडियोग्राफी करके पूरा आपको दिखा देगा कि हाँ सर देखिए ओके हो गया। अब देखिएगा इधर, हाँ, इसका मतलब होता है कि दोनों पार्टी मिलकर एग्रीमेंट बना लिया कि हम इतना रुपए पर क्या करेंगे, आपके बिल्डिंग को हम बनाकर दे देंगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फिक्स बाई एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फिक्स बाई एग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी एग्रीमेंट के द्वारा फिक्स करना पॉसिबल नहीं होता। जैसे देश में बहुत महंगाई है, देश में बहुत इन्फ्लेशन है, देश में बहुत क्या है? इन्फ्लेशन है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोल नहीं पाता है कि हम कितना रुपए में हम रोड को बना देंगे, क्यों? महंगाई बहुत है। मान लें कि अभी स्टाफ ले रहा है 500,
एक दो साल के बाद लेगा 600-700, तो हम कैसे बोल देंगे कि 10 लाख में बनाएंगे? अभी के हिसाब से तो बोल देंगे कि 10 लाख में बना देंगे सर, लेकिन आने वाले भविष्य में तो महंगाई बढ़ेगा ना, तो मेरा तो पॉकेट से पैसा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि नहीं हम नहीं बोलेंगे। अब बोलता है, सुनना, बोलता है कि हम नहीं बोलेंगे, तो मान लें कि तब कैसे डिसाइड होगा? तो इसको बोलते हैं, एक और उपाय है, जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीमेंट के द्वारा नहीं हो तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैसे सेट होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो बोल देता है कि सर हम ये नहीं बोलेंगे कितना रुपया हमको चाहिए, बनाने में जितना रुपया खर्च होगा उसका हम इतना परसेंटेज लेंगे। कॉन्ट्रैक्टर इसमें क्या बोलता है, समझ में आया? कि बनाने में जितना खर्च होगा उसका इतना परसेंट हम क्या करेंगे। मान लें कि बनाने में 1 करोड़ लग गया, बनाने में कितना लग गया? बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया, तब बोलता क्या है कि हम इसका लगभग कितना परसेंट लेंगे? 4% हमको चाहिए। इसका 4% लगभग कितना आ जाएगा? कितने से लगभग आ जाएगा? 4 लाख के करीब। इसका कितने से आ जाएगा? 4% लगभग, समझ आ गया? 4 लाख के करीब। तब बोला कि जितने ये नियम कब लागू होता है? जब महंगाई की स्थिति हो, कॉन्ट्रैक्टर का बोल पाना मुश्किल है कि हम इतना में बना देंगे। मान लें कि कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 10 साल चलेगा, तो मान लें कि जो सीमेंट का रेट अभी है वही बाद में वही रहेगा, नहीं ना? तो क्या कॉन्ट्रैक्टर अपना पॉकेट से लगाएगा क्या? नहीं ना? इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि हम नहीं बोलेंगे, आपको बनाने में जितना रुपया खर्च होगा उसका बस 4% 5% जो भी एग्रीमेंट है हमको दे देना, बस हमको खो जाएगा। हमको अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? चलो।